नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की है एक मुख्यमंत्री के तौर पर और पहली बार जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित राज्य जब से बना है जम्मू कश्मीर, उसके पहले मुख्यमंत्री। हालांकि वो पहले भी इसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें अब आज उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब जब से उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है, उनके कैबिनेट को लेकर अगर आप देखें तो कांग्रेस ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो बाहर से सपोर्ट देंगे, लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल शाम तक ये खबर थी कि शायद कांग्रेस का एक मंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट का हिस्सा होगा, लेकिन सुबह होते होते तस्वीर पलट गई और ये कहा गया कि हम बाहर से सपोर्ट और बाहर से समर्थन उमर अब्दुल्ला की पार्टी को देंगे, उमर अब्दुल्ला की सरकार को देंगे। अब इसके क्या मायने हैं उसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन इससे भी जो बड़ा सवाल है कि उमर अब्दुल्ला के पास नंबर्स हैं, वो एक स्टेबल सरकार अगर चलाएंगे तो ये जो स्थिर सरकार है ये कितने दिन चलेगी। और जिस तरीके से एलजी को ज्यादा पावर्स दी गई हैं हाल में और एलजी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश भी करेंगे, केंद्र सरकार का भी इसमें दखलंदाजी होगी, तो ऐसे में क्या गारंटी है कि बीजेपी जो अपना डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के जरिए और जो उसकी रणनीति होती है, जो तोड़फोड़ की, जो हमने कई राज्यों में देखी थी, तो क्या ये तोड़फोड़ की राजनीति हमें जम्मू कश्मीर में भी नजर आएगी? और अगर ऐसा है तो क्या फिर डे वन से ऐसी कोशिशें बीजेपी कर सकती है? इसका असर क्या होगा अगर बीजेपी ऐसा करती है? इन सारे पहलुओं पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पुनीत निकोलस यादव जो कि सीनियर एडिटर हैं फेडरल के साथ। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में पुनीत से शुरू करती हूँ। पुनीत ने अभी हाल में बहुत लंबा एक दौरा भी किया था जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोगों के टच में है। कल के और आज के जो डेवलपमेंट से उसको लेकर भी पुनीत की बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। तो पुनीत, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कितनी स्थिर होगी उमर अब्दुल्ला की सरकार, तो उस पर आप क्या कहेंगे और कितनी शेल्फ लाइफ इसकी हो सकती है? क्या गारंटी है कि बीजेपी का जो जो एक गंदा खेल जो दिखता है वो नहीं शुरू होगा? जी। वेल नीलू, देखिए, मुझे लगता है कि स्थिरता का जो सवाल है सरकार का, वो अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी आगे चल के क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो हम नहीं जानते। ये जरूर है कि अगर बीजेपी का हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो वो सरकारों को, जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, उन्हें ठीक से नहीं चलने देती, ये हम देख चुके हैं। कश्मीर में और भी कई सारे मसले हैं, तो हम जरूर ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कश्मीर जैसे राज्य के साथ या यूनियन टेरिटरी के साथ इस तरह की हरकतें नहीं होंगी जैसी हमने दूसरे राज्यों में देखी, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे और भी मसले हैं। ये कोई कर्नाटका या महाराष्ट्र या गोवा जैसा राज्य नहीं है। यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सेपरेटिस्ट, फिर हार्डलाइनर्स, कई तरह के एलिमेंट्स, कई तरह के स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर। और जहां तक आंकड़ों का सवाल है, तो देखिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास बहुत ही स्पष्ट बहुमत है इस वक्त। 48 वहां हाफ वे मार्क होता है अगर आप 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो अभी नॉमिनेट होने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, तो अगर उन 5 को भी आप इंक्लूड कर लें तो 48 हाफ वे फिगर होता है, हाफ वे सिंपल मेजोरिटी मार्क होता है जम्मू कश्मीर की असेंबली में। उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास इस वक्त 55-56 के आसपास है। 42 उनके अपने एमएलए जीते थे, 7 इंडिपेंडेंट्स में से 6 उनको समर्थन दे रहे हैं, जिनमें से एक उनकी आज जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसमें मंत्री भी बनाए गए, सतीश शर्मा छाम्ब से। और उसके अलावा 6 कांग्रेस के विधायक हैं जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी का विधायक है, एक सीपीएम का विधायक है। तो वो एक कुशन उनके पास है, लेकिन अब इससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नंबर्स में तो आती है, फंक्शनल स्टेबिलिटी आएगी या नहीं ये ज्यादा बड़ा सवाल है। कि और इसके मायने ये हुए कि मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि बीजेपी
क्या कुछ विधायक तोड़ लेगी, क्या सरकार गिराएगी, कोशिश करेगी, या वो सब। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन हालात में और जेएनके जैसे प्रदेश में इस तरह की चीज बीजेपी कोशिश करेगी करने को। कुछ भी कर सकती है, पर मुझे नहीं लगता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस की जो स्टेबिलिटी है, वो ज्यादा बड़ी बात है जेएनके में, कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला अपनी मनमानी या अपनी मर्जी से, मनमानी तो नहीं कहूंगी, अपनी मर्जी से कितने डिसीजंस ले पाएंगे, या फिर जो एलजी कहेंगे वो बाध्य रहेंगे और उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि भाई एलजी हेड है, एलजी हर चीज में सैंक्शन करेंगे या साइन करेंगे, बिल्कुल जैसे दिल्ली का मॉडल है। तो आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला अपने तरीके से कितनी फ्रीली सरकार चला पाएंगे? देखिए, इस सवाल का जो पूरा पूरा जो इसकी जिम्मेदारी कहिए, या इसका बोझ कहिए, या जो भी है, वो पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार, उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये दोनों उमर अब्दुल्ला को उनकी सरकार कितनी अपने हिसाब से चलाने देंगे, ये सब उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए, उमर अब्दुल्ला पहले भी मुख्यमंत्री रहे। जैसा कि आज उन्होंने कहा, उनका रेयर डिस्टिंक्शन है कि वो आ, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एक तो यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री, और जब जेएनके स्टेट था, फुल स्टेट था, उसके लास्ट चीफ मिनिस्टर, जिसने पूरी 6 साल का, उस वक्त 6 साल का टेन्योर होता था जेएनके की असेंबली का, तो पूरे 6 साल सीएम रहे वो। अब वो जो 6 साल की कार्यप्रणाली थी उनकी, जो 6 साल उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट जो उन्होंने गुजारे, अब वो स्थिति नहीं रही। अब बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के मायनों में बदल चुका है जेएनके में। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नाउ द लास्ट वर्ड, और वो कितना उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ये सब उस पर निर्भर करेगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों के अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिसीजंस देखें, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगती इससे कि सरकार बहुत स्टेबिलिटी के साथ चलने दी जाएगी गवर्नेंस के हिसाब से। देखिए, आज तो ओथ टेकिंग हुई, तो उमर अब्दुल्ला इफेक्टिवली आज से चीफ मिनिस्टर हुए, अभी तक वो सीएम इलेक्ट थे। सीएम पद की शपथ लेने के पहले और चुनावी नतीजे आने के बाद का जो हफ्ता भर का जो एक वक्त था, इसमें एक ऑर्डर निकाला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से कि एक स्टेट सर्विसेज, जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह जैसे होनी है, उसके लिए एक बोर्ड अलग से बना दिया गया। वो बोर्ड जो है, हालांकि उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे ही, जैसे कि दिल्ली में बनाया गया, वहां भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो मुख्यमंत्री कितना अपने हिसाब से करवा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का दखल होगा अगर। और हम सब ये जानते हैं कि सरकारें ब्यूरोक्रेसी चलाती है। सरकार पॉलिटिकल डिसीजन ले सकती है, उसको उसका जो क्रियान्वयन है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही होगा। अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनाव जीत करके जो लोग आए हैं, जिनकी सरकार बनी है, अगर उनका कोई बस नहीं चलेगा, तो फिर वो अपने विजन को कैसे जमीन पर उतार पाएंगे। ये एक देखिए। फिर अभी कुछ दिन पहले एक और डिसीजन एलजी ने लिया कि नौशहरा में जो है 2 सरकारी कॉलेजेस बनेंगे। अब वो नौशहरा, हालांकि इस बार नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर चौधरी चुनाव जीत के आए। रविंदर रायना, बीजेपी के जो जेएनके के प्रेसिडेंट है, उनको उन्होंने वहां से चुनाव हराया, और अब सुरिंदर चौधरी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं उमर की सरकार में। लेकिन 2 कॉलेजेस बीजेपी के एक पुराने गढ़ में देने का क्या मतलब था, ये सवाल पूछे जाएंगे। और ये एक कह सकते हैं एक इंडिकेशन है कि आगे क्या, किस तरह से एलजी का रवैया रहेगा उसके ऊपर। ठीक है। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए अभी पुनीत ने कि एलजी ने अपना खेल करना शुरू कर दिया है इन अ वे, इनडायरेक्टली
जो भी इंस्टेंसेस अभी बताए, दोनों इंस्टेंसेस जो पुनीत ने, आपको क्या लगता है कि उमर की सरकार बीजेपी कितने दिन चलने देगी, या फिर अगर बहुत ब्लंटली अगर मैं पूछूं कि ये जो भी खेल बीजेपी करेगी वो धीरे धीरे करके एक चरम सीमा पर जल्दी पहुंच जाएगा और उमर की सरकार या तो बीजेपी के साथ शामिल हो जाएगी और या तो फिर उमर की सरकार को गिरा दिया जाएगा किसी न किसी ट्रिक से? जी, नीलू जी, मेरे ख्याल से पुनीत भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इस सरकार के पास नंबर्स की स्टेबिलिटी तो रहेगी, संख्या की स्थिरता तो रहेगी, लेकिन व्यवहारिक स्थिरता कितनी रहेगी? व्यवहारिक स्थिरता में उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से उन्होंने राजनीतिक चित्र बहुत अच्छे से बता दिया। मैं इसमें क्योंकि ये सब चीज़ें जब होती हैं, इस तरह की कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, पहली बार वहाँ पे 10 साल में काफ़ी सारे लोगों ने जवान लड़कों ने, युवाओं ने पहली बार वोट से सरकार क्या होती है शायद देखी होगी। तो इसके पीछे का जो संदर्भ है वो मैं बताता हूँ कि भारत में एक संविधान है, तो संविधान के बारे में हमें जानना चाहिए कि संविधान नागरिकों का दस्तावेज होता है और कानून सरकारों का दस्तावेज होता है। संविधान का प्रारंभ ही, उदाहरण के लिए भारत का संविधान का प्रारंभ ही होता है हम भारत के लोग से, लेकिन जब कानून कोई सरकार बनाती है तो हमेशा कानून सरकार द्वारा लोगों के लिए बनाया जाता है। तो संविधान और कानून में अंतर होता है। संविधान जो होता है वो नागरिकों के अधिकतम और सरकारों की न्यूनतम शक्ति का दस्तावेज होता है। किसी संविधान में नागरिक का अधिकतम शक्ति कितनी है वो स्पष्ट हो जाती है और सरकारों की मिनिमम ताकत कितनी है ये स्पष्ट होती है। जबकि कोई कानून जो होता है वो सरकारों की मैक्सिमम पावर और पीपल का मतलब जनता की सबसे कम ताकत बताता है। तो भारत के संविधान में बड़ा आश्चर्य है कि भारत के संविधान का पहली धारा में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। लेकिन 1956 में, मतलब जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश नाम की कोई कोई इस तरह का कोई डेजिग्नेशन नहीं था, इस तरह की कोई विचार किसी के पास नहीं था, इस तरह की कोई इकाई नहीं होती थी। भारत राज्यों का संघ था। लेकिन 1956 में 7वें अंश संशोधन से, 7th अमेंडमेंट के बाद यूनियन एंड टेरिटरी को लाया गया। और हमें पता है कि भारत में काफी सारे राज्य जो थे जो पहले यूनियन टेरिटरी थे। अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, गोवा यूनियन टेरिटरी था, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी था। तो हुआ ये कि यूनियन टेरिटरी भी करीब करीब 3 अलग अलग भागों में विभक्त हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी या गोवा जैसे यूनियन टेरिटरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, जबकि दिल्ली और कश्मीर जैसे राज्यों को एक चुनी हुई विधानसभा तो है, लेकिन विधानसभा के ऊपर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको, उसके पास पूरी ताकत दे दी गई है। इसके अलावा अभी भी भारत में लक्षद्वीप जैसा, गोवा, ये दमन और दीव जैसे, अंडमान जैसे कुछ जगह हैं जहां पर कि असेंबली भी नहीं है, विधानसभा भी नहीं होती है, सीधे सीधे केंद्र शासित प्रदेश होता है। क्योंकि सरकारों के साथ एक मजेदार बात यह होता है कि सरकार हमेशा चाहती है कि उसकी ताकत तो ज्यादा रहे, लोगों की ताकत कम रहे। मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शक समझ जाएंगे, ट्रैफिक के नियम जनता के लिए तो होते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रपति चलता है, मुख्यमंत्री चलता है या प्रधानमंत्री चलता है कि ट्रैफिक के सारे नियम साइड हो जाते हैं। तो सरकारें हमेशा कोशिश करती हैं कि अपनी शक्ति बढ़ाएं और लोगों की शक्ति कम करें। तो जम्मू कश्मीर में जो नया विभाजन हुआ है, तो जम्मू कश्मीर इससे पहले राज्य था, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और आश्चर्य यह कि पिछले 10 साल में भाजपा के राज में भारत में राज्यों की संख्या कम हुई है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्यादा हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि भाजपा को येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से संवैधानिक रूप से पावर चाहिए, कब्जा चाहिए, सत्ता चाहिए। अब सत्ता में वहां पर कौन बैठ रहा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर सत्ता मूलतः भाजपा के हाथ में है। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में एक सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन पूरी की पूरी सत्ता एलजी के पास है, ऐसा हो जाता है। तो अगर एक मुख्यमंत्री को अपने चपरासी को भी बदलना है तो एलजी की जरूरत पड़ जाती है। सिद्धार्थ, आप ये कह रहे हैं, जो दिल्ली का आप एग्जाम्पल दे रहे हो उसी से मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या दिल्ली की ही तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर चलेगा, जहां पर एलजी के पास ज्यादा पावर्स है, सत्ता एलजी के पास होगी, यानी कि उमर को काम ठीक से नहीं करने दिया जाएगा और एलजी ये इंश्योर करेंगे कि वो काम ना कर पाए? हाँ, उसका कारण मैं बताता हूँ, वही मैं कारण बता रहा था कि भाजपा को सत्ता चाहिए क्योंकि सत्ता से ही संसाधन प्राप्त होते हैं। मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शकों को जान लेना चाहिए कि पिछले साल, मतलब अभी से 1.5 साल पहले, फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है रियासी। रियासी में 6 मिलियन टन
लिथियम पाया गया। लिथियम वो चीज होती है जो कि बैटरी में लगती है, दुनिया में उसको रेयर अर्थ मिनरल कहा जाता है। वो लिथियम मिलने से पहले भारत कहीं पर भी दुनिया में रेयर अर्थ के लिस्ट में नहीं था, क्योंकि ये जो लिथियम पाया जाता है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के में भी बैटरी में लगता है, हमारे फोन के बैटरी में भी लगता है, लैपटॉप के बैटरी में भी लगता है। इससे पहले जो लिथियम मिलता था वो अर्जेंटीना में मिलता था, चिली में मिलता था, अफ्रीका के कुछ देशों में मिलता था और ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, भारत में नहीं मिलता था। भारत में रियासी एक जिला है कश्मीर में, जहां पर कि 6 मिलियन टन लिथियम पाया गया। उसके बाद भारत दुनिया में 7वीं सूची पर आ गया है, मतलब 7वें स्थान पर आ गया है, जहां पर कि प्रचुर मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में लिथियम मिलता है। और जैसे ही वो लिथियम मिला फरवरी में, अगस्त, पिछले साल के अगस्त में, मतलब ठीक 1 साल 2 महीना पहले, मतलब 14 महीना पहले मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में एक कानून लाके इस तरह के लिथियम भंडार के को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। अब हमें पता है कि मोदी सरकार जब किसी चीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करती है तो वो कुछ ही लोगों के लिए, उनके मित्रगण हैं, अदानी है या और कोई हो सकते हैं, उन्हीं के लिए खुलता है। तो भाजपा को कश्मीर में केवल और केवल सत्ता चाहिए, क्योंकि कश्मीर में अब संसाधन है और वो संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा रखेगी। इसका सीधा सीधा उदाहरण कैलकुलेशन है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली भारत में बंबई के बाद नंबर 2 स्थान है इनकम टैक्स के मामले में, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से इनकम टैक्स जाता है। लेकिन भाजपा जब केंद्र सरकार बजट बनाती है तो पिछले 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया साल में दिल्ली से जाता है, लेकिन दिल्ली को वापस केवल 325 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के साथ भी ऐसा करने के लिए उनका रास्ता खुल गया है। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्थिति थी कि वहां पर उनको सरकार, एक चुनी हुई सरकार बनाने की, एक जिसको कहते हैं ना सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से जरूरी था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर एक विषय है। तो उन्होंने वहां पर बना तो दिया, लेकिन वहां पर वहां की जो भी सरकार है वो संवैधानिक रूप से नहीं, मैं कह रहा हूं कानून की दृष्टि से वो पूरी की पूरी तरह से पंगु है। और वो पंगु सरकार को ये लोग चलने नहीं देंगे। जिस तरह से दिल्ली में परेशान करते रहते हैं, वैसे ही कश्मीर में भी परेशान करेंगे। अब संख्यात्मक दृष्टि से, क्योंकि निकोलस भाई, पुनीत भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि संख्यात्मक दृष्टि से, क्योंकि ओमर अब्दुल्ला के पास कुशन है, तो शायद कुछ समय के लिए उनको वो डिस्टेबलाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं, व्यवहारिक स्थिरता या व्यवहारिक स्वतंत्रता, उनको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। लेकिन जो दिल्ली से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं पुनीत से पूछूंगी कि पुनीत, क्या ये दिल्ली से ज्यादा खराब मॉडल हो सकता है या दिल्ली से बेहतर होगा? बिकॉज सरकार को ये भी लगेगा कि उनकी अपनी बदनामी हो सकती है, इंटरनेशनली लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को, तो वो दिल्ली जैसा हाल इतना बुरा नहीं होगा जहां पे कि पग पग पर अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की जा रही थी। क्या उस तरीके का मॉडल शायद ना नजर आए? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली से बेहतर होगा? नीलू जी देखिए, देश हित में और जेएनके के हित में यही होना चाहिए कि हर चीज में रोड़ा ना अटकाया जाए जेएनके, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, जेएनके की स्थिति दिल्ली जैसी नहीं है। जेएनके, देखिए दिल्ली में इन तमाम इंटरफेरेंस के बावजूद सरकार जैसे भी चल रही है, चल जाती है। जेएनके में इस तरह का, और देखिए दूसरा चीज जो इसमें आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि जेएनके का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें असेंबली सीट्स के हिसाब से देखें, एरिया के हिसाब से देखें, तो एक बड़ा एरिया, ज्यादा बड़ा एरिया कश्मीर घाटी का है, जम्मू का कम है। जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं वो कम है, और बल्क ऑफ जेएनके, कश्मीर की 47 सीट्स जो हैं, और काफी सीट्स जम्मू डिवीजन की जो पीर पंजाल में पड़ती हैं या चनाब वैली में पड़ती हैं, वहां बीजेपी को रिजेक्ट किया गया है। तो वहां अगर इस तरह का हस्तक्षेप किया जाएगा, सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। देखिए, आप 10 साल बाद चुनाव करवा के आप सरकार बनवा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने के बाद। 6 साल बाद मतलब जो है नई सरकार आई है,
वहां के लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह सब मालूम था कि भाई इस सरकार में अब वो दम नहीं होगा जो पहले की सरकारों में था, लेकिन उनको फिर भी ये चाहिए था कि हमारी एक सरकार हो जहां कुछ नहीं तो हमारी एक सुनवाई हो सके, हम किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकें। वो सारे फैक्टर्स थे। और उसके बाद जो नतीजे आए, जो हमने देखा कि बीजेपी को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया है पूरे कश्मीर से। और ऐसा नहीं है कि जम्मू की जो 43 सीट्स हैं वो बीजेपी ने सारी 43 जीत ली हो, 29 पर ही हैं वो। तो एक ओवरवेलमिंग मैंडेट अगेंस्ट बीजेपी है। अब उस माहौल में अगर बीजेपी इस तरह की हरकतें करेगी जैसे कि वो दिल्ली में करती है या पौंडीचेरी में भी कुछ हद तक करती है, तो वो उसका एक रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन किसी के भी हित में नहीं होगा, बीजेपी के भी हित में नहीं होगा। पुनीत, एक एक छोटी सी चीज आपसे और पूछनी है कि अगर बीजेपी इस तरीके का चांस लेती है, जिसकी पॉसिबिलिटी हम ये सोच रहे हैं कि गुड सेंस प्रिवेल्स और बीजेपी ऐसा ना करे, लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से बीजेपी कुछ अपना उल्टी सीधी तरीके की राजनीति जम्मू कश्मीर में करना शुरू करेगी, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी हो सकता है? क्योंकि हमारे बॉर्डर्स के जो दोनों तरफ जो देश हैं, क्या वो उसका फायदा उठाएंगे? और इसलिए शायद सरकार को बहुत फूक फूक कर कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जो बेसिक सवाल है कि अगर गंदी राजनीति बीजेपी करती है तो क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक हॉस्टाइल नेबर नहीं है, दो हॉस्टाइल नेबर हैं, जिनमें से एक चाइना है। बिल्कुल। तो आप, अच्छा, एक जो इलाका जम्मू कश्मीर का, जो पुराने जम्मू कश्मीर स्टेट का जो इलाका था, वो तो आपने निकाल के उसकी यूनियन टेरिटरी बना दी। वहां कितना सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। मैं लद्दाख की बात कर रहा हूं। वहां पे चाइना ने जो किया वो हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं। तो आप अगर इस तरह की हरकतें आप जेएनके में करेंगे तो निसंदेह इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पे पड़ेगा, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। और उससे देखिए, आज भी कश्मीर घाटी में, खास तौर से नॉर्थ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर नहीं है दिल्ली के लिए। आप इस बार, हालांकि कल जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का शेड्यूल अनाउंस कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने अपनी बड़ी पीठ थपथपाई इस चीज को लेकर के कि साहब देखिए जेएनके में कितना पोलिंग हुआ और हमने रिकॉर्ड पोलिंग करवाई वगैरह वगैरह। अगर आप जेएनके की पोलिंग इस साल की, अभी पिछले महीने की जेएनके की पोलिंग को 2014 से कंपेयर करेंगे, तो कई इलाके हैं, खासतौर से कश्मीर घाटी के बहुत से इलाके हैं जहां कम पोलिंग हुई है। 10 साल के इंतजार के बाद भी कम पोलिंग हुई है। तो उससे एक ये समझ में आना चाहिए लोगों को, और खासतौर से दिल्ली में बैठे लोगों को, कि आपका अपना ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कितना जो है वहां हिला हुआ है। कश्मीर घाटी में कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और उस माहौल में अगर आप इस तरह की कोई चीज करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अब सिद्धार्थ, मैं अंतिम टिप्पणी आपसे लेती हूँ थोड़ा संक्षेप में, कि वही सवाल कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को बीजेपी गिरा सकती है, या पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनको काम नहीं करने दिया जाएगा और लोगों में वो इंप्रेशन बनाएगी कि देखिए उमर अब्दुल्ला तो इतने एफिशिएंट नहीं है, और या तो फिर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू होगी। दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हो सकता है कि उमर को बीजेपी अपनी तरफ कर ले, क्योंकि कांग्रेस अभी थोड़ा सा वहां वीक फुटिंग पर दिख रही है। उस पर एक और कार्यक्रम हम कभी कर लेंगे कि कांग्रेस का क्या रोल है, कांग्रेस किस तरह से नजर आएगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन बेसिक जो मुद्दा है आज का, कि क्या उमर की सरकार को बीजेपी तोड़ने की कोशिश करेगी? जी, एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को ये स्वतंत्रता से चलने नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब दूसरी बात ये है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को ये लोग गिराएँगे या उमर अब्दुल्ला की सरकार को, उमर अब्दुल्ला को अपनी तरफ लेंगे, ये दोनों करने से पहले बीजेपी मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेगी। देयर विल बी अ फेज़ इन व्हिच उनका नाम खराब करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि भाजपा के पास एक फ़ॉर्मूला 44 है। अंग्रेजी में कहते हैं एक एक्सेप्शन होता है, एक रूल होता है। रूल्स अलग होते हैं, एक्सेप्शंस अलग होते हैं। तो भाजपा ने एक बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला 44 पकड़ा है
कि अपने बारे में जब वो बात करती है तो उसके जो कुछ अच्छी चीजें हैं, अपवादें हैं, कुछ अपवाद को बहुत जोर शोर से उभारती है और विपक्ष के भी दूसरे जो अपवाद हैं उसको उभारती है। उदाहरण के लिए बीजेपी कभी नहीं कहेगी कि पंजाब में पंचायत चुनाव अच्छे से हो गए। बीजेपी के इकोसिस्टम कभी नहीं कहेगा कि तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा वेलफेयर मॉडल है। बीजेपी का इकोसिस्टम कभी ये नहीं बोलेगा कि दिल्ली में एक अच्छा एजुकेशन मॉडल है। लेकिन बीजेपी का इकोसिस्टम हमेशा ये बोलेगा, ये छुपाएगा कि चीन लद्दाख में घुस रहा है या मालदीव भारत के साथ बुरे रिश्ते हो रहे हैं, लेकिन ये जरूर बताएगा कि जो बाइडेन साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को पैर पकड़ लिया, पैर छू के नमस्कार कर लिया। तो बीजेपी करती यह है कि विपक्ष के कुछ अपवादों को उभार के उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। और स्वाभाविक है कि जब उमर अब्दुल्ला की सरकार शुरू होगी तो एक कोई सरकार है, एक स्टूडेंट जैसा है, हर एग्जामिनेशन में वो 100 में 100 नंबर तो नहीं लाएगा, 80 नंबर ला सकता है, 90 नंबर ला सकता है। लेकिन जैसे ही उसने 80 नंबर लाया, उसने जो 20 नंबर नहीं लाया, उसको अगर हाईलाइट किया जाएगा, उस पर उस विद्यार्थी को, उस छात्र को, उस स्टूडेंट को डराया धमकाया जाएगा या उसको बुरा भला कहा जाएगा, तो बेचारा वो अपने आप को डिफेंड करना उसको मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 2-4-6 महीने में होगा ये कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जब शुरू होगी और अपवाद रूप में जब जम्मू कश्मीर में कहीं कुछ गड़बड़ियां होंगी तो बीजेपी उसको काफी उभारेगी और उभार के उमर अब्दुल्ला को बदनाम करने की कोशिश करेगी। और जब उनको लगेगा कि ये काफी बदनाम हो गए, तब शायद अगले कदम पर जाके या तो उमर अब्दुल्ला को अपने तरफ लेने की कोशिश करेंगे या तो उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक 6 महीने तक उमर अब्दुल्ला की सरकार को ढंग से चलने तो बिल्कुल नहीं देंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, तो अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और एक और कार्यक्रम करूंगी अभी 1 ही 2 दिन में या कल या परसों में कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में क्या रोल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के 6 एमएलएज हैं और बाहर से पार्टी उनको समर्थन दे रही है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला के रिश्ते कांग्रेस से कैसे होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में किस तरीके का तालमेल होगा, वो भी एक एंगल है जो आज इस प्रोग्राम में अगर मैं इसको डिस्कस करती तो चीजें थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाती है और कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए एक ही मुद्दे पर डिस्कशन किया। और कल कोशिश करूंगी कि इस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत भी कर सकूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच।